नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और आज के एजेंडे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जो सियासत कैबिनेट विस्तार की बात चल रही है, इसको लेकर कह सकते हैं कि सियासत पूरी तरीके से गुलजार है। वो यूं कि पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ अटकलें और कयास, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर चुके हैं। आज 3 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव अब मंत्री बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सियासी आरोप लगा रही है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साय सरकार में 3 नए मंत्री, 3 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार। MLA राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब विधायक, गजेंद्र यादव बड़े मंत्री। तीनों विधायकों ने ली शपथ। भाजपा में सीनियर विधायकों की नाराजगी। चर्चा में अमर अग्रवाल का राजभवन विजिट। रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर भी सियासत। दोनों घटनाओं ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया। पार्टी नेताओं की चर्चा, कांग्रेस का तंज। कांग्रेस ने लगाया सीएम की अनदेखी का आरोप। सीएम की पसंद के नहीं है तीनों नए मंत्री। एक मंत्री अडानी की पसंद से बनाया गया, एक मंत्री संघ की पसंद से बनाया गया, एक मंत्री विधानसभा चुनाव में सौदाबाजी को लेकर बनाया गया। राज्यपाल ने तीनों विधायकों राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद तीनों को दिल्ली बुलाया गया है। विस्तार से पहले भाजपा असंतोष के स्वर भी सुनाई दिए थे। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। इससे सियासी हलचल और तेज हो गई थी। मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी दिल्ली दौरे पर थे। इससे कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की कवायद मानी जा रही थी, क्योंकि जिन 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है वो पहली बार के विधायक हैं। ऐसे में वरिष्ठ विधायकों में भारी नाराजगी बताई जा रही है। साय मंत्रिमंडल विस्तार पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जो 3 विधायक मंत्री बनी है वो मुख्यमंत्री साय के पसंद के नहीं है। एक मंत्री अडानी के पसंद से बनाया गया है, एक मंत्री संघ की पसंद से बनाया गया है, एक मंत्री विधानसभा चुनाव में सौदाबाजी को लेकर बनाया गया है। ऐसे में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के पसंद से मंत्री नहीं बनाए गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल 13 मंत्री बनाने का परंपरा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ, अनुभवी और सक्रिय विधायकों को दरकिनार किया गया है। जो तीनों मंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री के पसंद के नहीं है। नंबर 1 मंत्री अडानी के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 2, एक मंत्री संघ के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 3, एक मंत्री विधानसभा चुनाव के वक्त राजनीतिक सौदेबाजी के कारण उनको बनाए गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के विस्तार में मुख्यमंत्री के पसंद का मंत्री अभी तक नहीं बने हैं। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसे भाजपा ने दरकिनार करते हुए पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधा गया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया है, उसके लिए हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक पिताजी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और निश्चित ही जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाई है, विश्वास मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, तो उसका निष्ठा। बहरहाल भाजपा ने 3 नए मंत्रियों की जरिए भविष्य की राजनीति को साधने को, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने दुर्ग, रायपुर और अंबिकापुर संभाग के नए विधायकों को मंत्री बनाया है। 3 नए विधायकों को मंत्री बनाकर भाजपा अब नई राजनीति की कदम रखना चाहती है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा अपने मंसूबे में कितनी कामयाब होती है।
तो देखिए, जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार आज हो चुका है, सीएम स्वाई ने यहाँ पर कैबिनेट विस्तार किया है। यहाँ पर 3 नए चेहरों को जगह दी गई है। अब 3 नए चेहरों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो 3 मंत्री बनाए गए हैं वो यहाँ पर सीएम की पसंद के नहीं है, लेकिन वहीं पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आरके शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डिबेट की शुरुआत पे कांग्रेस के साथ ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज साई कैबिनेट का विस्तार हुआ है, 3 मंत्रियों को जगह दी गई है इसमें, तो ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं ये सीएम की पसंद के मंत्री नहीं है? आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये मंत्री सीएम की पसंद के नहीं थे? वैशाली जी, आपको नमस्कार। सुप्रीत जी को नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारी पार्टी पहले से ही ये बात कहते आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद से ही खास करके जो मुख्यमंत्री हैं, जो साइड जो बनाए गए हैं वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, उनके एकाधिकार जितने भी हैं मुख्यमंत्री के रहते हैं उनका हनन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। और शुरुआत से ही कहीं ना कहीं जिस प्रकार के डिसीजन होते हैं, अभी उनको कोई चीजें पता नहीं होती कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम पहले भी कह रहे थे कि लिफाफे से नाम आएंगे वही होगा। और क्योंकि ये नाम हमने देखा था 6 महीने से चल रहे थे ना, उसके बाद भी इतना समय लग जाना, इसके पीछे यही कहते हैं कि ये भी सुने कि रमन सिंह जी जो है वो राजेश मूणत जी के नाम को लेकर के अड़े हुए थे, काफी कोशिशें कर रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हुए। और सबसे बड़ी देखने वाली बात ये भी है कि इनमें से 2 मंत्री जो है वो तो कांग्रेस से आए हुए हैं। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले आज कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारे जो नेता कांग्रेस के वहां जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों में आ रहे हैं वो। तो इसीलिए अगर सीएम साहब की अगर चलती तो इस प्रकार के ना होते और कुछ और लोग को मिल पाता। अब उससे बड़ी बात यह है कि अब जो नहीं बन पाए, जो वरिष्ठ विधायक नहीं बन पाए हैं, अमर अग्रवाल जी भी अभी आपके थोड़ी देर पहले पैकेज में सुन रहे थे कि राज्यपाल से मिलने गए थे। उसके अलावा अजय चंद्राकर जी हैं, उसके अलावा और भी वरिष्ठ मूणत जी स्वयं हैं, और भी वरिष्ठ विधायक हैं जो मंत्री बनने की दौड़ में थे, मंत्री बनने की आशा रखते थे, इस प्रकार के बयान दिया करते थे कि हमको सवाल का जवाब देने वाला बना दीजिए तो हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। तो वो देखने वाली बात होगी क्या उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है, जो शुरू से ही आक्रामक रहे हैं अपनी सरकार के प्रति। तो ये सारी चीजें हैं। और लेकिन फिर भी जितने भी दे रहा है दुरुस्त है। 3 मंत्री जो बने हैं नए छत्तीसगढ़ शासन के, उनको आपके माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं। और उम्मीद है कि जो लंबित कार्य हैं जो उनके विभाग के, जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती का कार्य लंबित पड़ा हुआ है, और भी जो विभाग बांटे गए हैं मंत्रियों को, उनके जो कार्य लंबित पड़े थे, जो क्योंकि मंत्री नहीं बन पा रहे थे, वो कार्य जल्द से जल्द ये मंत्री आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम आशा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपका ये भी कहना है कि आपसी नाराजगी भी इस पार्टी में दिखाई दे रही है, आपको क्यों लगता है कि आपसी नाराजगी का आरोप तो कांग्रेस बीजेपी भी आपके ऊपर लगाती है कि आपसी नाराजगी है आपके गुट में? जी, में मुझे लगता है कि नहीं होते होंगे। राजनीतिक अगर गुट है तो उसमें नाराजगी होगी, मतभेद भी होंगे, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है तो हमारे संगठन को लेकर के, हमारे कार्यकारिणी को लेकर के जरूर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है उसमें कि वो हमारे घर की बात है, क्योंकि जन सरोकार का लेना देना सरकार से होता है। सरकार में जो मंत्री होते हैं सीधे सीधे जन सरोकार के मुद्दे उनसे जुड़े होते हैं, तो वहां तक के राजनीति नहीं आनी चाहिए, मतभेद वहां तक के नहीं पहुंचने चाहिए। और अगर वहां तक के मतभेद पहुंचते हैं तो सीधे सीधे जनता को जो है वो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो कहीं किसी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं अलग अलग नेताओं के, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो हमारे ऊपर आरोप तो लगाती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हमारे द्वारा कहा जाता है कि पहले आप अपने गिरेबान में जाके देखिए कि आपके में कितने गुट बने हुए हैं, तब आप जाके उसके आगे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अभी बीजेपी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे आरके शुक्ला जी से। आरके शुक्ला जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये आरोप लग रहा है, कांग्रेस जो आरोप लग रही है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है, ये आरोप जो कांग्रेस ने लगाया है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो हमारे प्रदेश के 3 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि वो प्रदेश के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। जी, अब आपके प्रश्न पे आते हैं, जो आपने बोला कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, ठीक है, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, स्वाभाविक है, सरकार हो संगठन हो जी, उनका सीधा स्वागत तो करेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष में जो भी पार्टी होती है उसका काम ही है और जो उसका नैतिक दायित्व भी है कि वो सरकार में बैठे हुए जो भी मंत्रिमंडल है या सरकार है उसके कामों
की देख रेख करे, तो ये ही लोकतंत्र में विपक्ष का काम है। बिल्कुल। आरोप लगा रहे हैं, अपनी जगह है, लेकिन हाँ, आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको अपनी पार्टी की विचारधारा को लेके कुछ लोगों को लेना पड़ता है, जातिगत समीकरण भी देखना पड़ते हैं, जो आज के समय में हमारे देश की हकीकत में सच्चाई है। हालांकि कोई पार्टी इसको मानती नहीं है कि भाई हम जातिगत नहीं देखते हैं, लेकिन देखा जाता है। जी। दूसरी चीज, साथ साथ में ये भी देखते हैं कि भाई कौन सा एमएलए, जितने भी चुन के आए हैं वो सबके सब पार्टी के हैं, लेकिन किसकी कितनी पुराने समय से संगठन में भूमिका अदा कर रहा है, संगठन के लिए उसका क्या योगदान रहा है। बिल्कुल। साथ साथ में क्षेत्रीय संतुलन भी स्थापित करना पड़ता है। ये सभी सरकारों में होता है, सभी पार्टियों में होता है, कोई इसी पार्टी में नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में लोकप्रियता भी देखना पड़ती है, क्योंकि भाई चूंकि सभी के सभी एमएलए हैं, सभी के सभी हकदार हैं, सभी मंत्री बनने के लिए योग्य हैं, तो उसमें ये भी देखना है कि भाई लोकप्रियता क्या है। सिर्फ मंत्री बनाने का मतलब है कि जिस भी क्षेत्र को बिलोंग करता है उस पूरे क्षेत्र को लेके आगे बढ़े, ताकि आगामी चुनाव में पंचायत के हो, नगर निगम के हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, उसका पार्टी को सकारात्मक रिजल्ट प्रदान किया जा सके। आज जो 3 लोग बने हैं, जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि कोई संघ की लिस्ट से आया है, तो उसमें भी गलत क्या है? ये हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी संघ से निश्चित रूप से जुड़ी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर संघ की पसंद का कोई आदमी आया है तो भाई वो भी तो विधायक है, उसको भी हक है बनने का। बिल्कुल। उसको बनाया गया है। क्योंकि सदन के नेता मुख्यमंत्री होते हैं तो वो अपनी पसंद भी देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें इनका इस पे किसी प्रकार का आरोप करना चाहिए। हाँ, अब उनने आज मंत्रिमंडल का मंत्री पद की शपथ ली है, अब उनको समय दो, वो क्या प्रदेश के विकास में योगदान करते हैं, उनके कार्यों के आधार पे उनका क्या आरोप, क्या प्रत्यारोप या उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल जरूर सहमत हूं मैं भी। लेकिन हमारे साथ आलोक सोनी जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। आलोक जी सीधा बिल्कुल, आलोक जी जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है, 3 मंत्रियों को जो जगह दी गई है वो सीएम की पसंद नहीं है, एक संघ की पसंद, एक अडानी की पसंद, एक सौदेबाजी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिर्फ एक ही काम रह गया है कि किस तरह से कोई भी जो मुद्दे ना हो उसे मुद्दे बनाया जाए। आज यदि 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक जिन्हें मंत्री पद सौंपा गया है, वो जिम्मेदारी सौंपी पार्टी ने, मैं समझता हूँ हमारे मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी की पूर्ण सहमति है और उनकी टीम है, उनको अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना है, प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के जो किए वादे हैं उन्हें पूरा करने के लिए और मोदी जी की गारंटी को पूर्णतः कंप्लीट करने के लिए वो अपनी टीम को बनाने में सक्षम है। और उसी तारतम्य में उन्होंने अपनी टीम का निर्माण किया है। जो मंत्रियों की टीम बनी है वो पूरी तरह से उनकी सहमति से, वो लीडर हैं प्रदेश के, तो बिल्कुल उनकी सहमति है। ये इस तरह की अफवाहें, अनर्गल बातें एक परिवारवाद को मानने वाली कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद की जा सकती है। हमारी जो पार्टी है, कैडर पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जैसा हमें अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आज्ञा मिलती है, उसके अनुसार जो है अपने कार्यों का निर्माण करते हैं जी। लेकिन अगर केडर बेस पार्टी है तो रमन सिंह जी दिल्ली, राजेश मूणत क्यों? आखिर ये सवाल भी तो उठ रहे हैं, इसमें क्या जवाब रहेगा? दिल्ली गए रमन सिंह जी, उसको लेकर अब हलचल मच रही है। रमन सिंह जी जो है उन्होंने स्पष्ट किया है जी कि इस वक्त जो है हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने की 1 नवंबर को, जिसके लिए चूंकि वो विधानसभा अध्यक्ष है तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता देने के लिए कि वो 25वीं सालगिरह पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण होने के बाद में इस समारोह में शामिल हो, उसके लिए वो दिल्ली गए हैं। इसके विषय मंत्रिमंडल गठन से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है। तो बाहरी ताकत कारण जो है, जो बाहरी ताकतों की बात सामने आ रही है कि बाहरी ताकतों के दबाव में चल के इनको ये पद दिया गया है, क्या आपको क्या लगता है, सच्चाई नहीं है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है, हमारा संगठन सक्षम है, हमारे शीर्ष नेतृत्व सक्षम है, हमारे कार्यकर्ता सक्षम है जी। तो ये बाहरी ताकत का दबाव जो है ना वो हमारी पार्टी पर चलता रही है। ये जो
भारी ताकत की जो बात हो रही है, जिस दबाव की बात हो रही है, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी पर पूर्णतः लागू होती है। जी। क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता जिसे मानते हैं राहुल गांधी जी, आज वो देश की बात नहीं करते हैं, वो जी। विदेशों के जो नेता है उनकी बात को यहाँ पे संसद में, सदन में आकर के रखते हैं। जी। वो प्रतिनिधित्व करते हैं देश की जनता का, लेकिन बात रखते हैं ठीक। विदेश के नेताओं का, विदेश के नेताओं का हवाला देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि बाहरी ताकत का जो दबाव है जी। वो कांग्रेस पर है, कांग्रेस के नेताओं पर में है। जी। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से देश में रहने वाले जनता के हितों के दबाव में काम करती है और जनता के हितों के साथ काम करती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, बाहरी ताकत तो आपके ऊपर हावी है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी, हम नहीं लगा रहे। बीजेपी कह रही है कि ये तो कांग्रेस के साथ होता है, बाहरी ताकत जो है वो कांग्रेस पे हावी होती है। देखिए वैशाली जी, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है आरोप लगाना, और इनके आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाते हैं। आप देखेंगे इन्होंने हमारे ऊपर कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले का आरोप लगाया, जी। वो आखिरकार कोर्ट में नहीं टिक पाया। जी। इन्होंने हमारे ऊपर 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया, वो कोर्ट में नहीं टिक पाया। उसके ऊपर जो लगातार जितने आरोप अभी लगते जा रहे हैं ना, ये सारे का सारा जो थोड़े समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा कोर्ट में, जी, जी। वो सारा कुछ होगा। और ये लेकिन सोचते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा के अपने तरफ जो आ रहे सवाल उनसे बच जाया जाए। जी। अब देखिए, बता रहे थे अभी आलोक जी की कोई समस्या नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने अपने हिसाब से फैसला लिया है, तो इतना समय क्यों लगा? इसका पूरा प्रदेश गवाह है कि खींचतान थी, इतना समय इससे लग रहा है। तो बोल रहे थे हमारे में काबिल लोग हैं, मंत्री काबिल हैं, तो क्या राजेश मुणत जी काबिल नहीं थे? तो क्या बिल्कुल, अजय चंद्राकर जी काबिल नहीं है क्या? बिल्कुल। अमर अग्रवाल जी क्या काबिल नहीं है? 4-4, 5-5 बार के विधायक ये लोग हैं। तो इनको नहीं बनाने का कारण क्या है? वो कारण भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाती। क्या इन लोगों ने ऐसे काम किए हैं 10-10, 15-15 साल मंत्री रहते में रमन सिंह जी के कार्यकाल में, जो इनको वापस मंत्री बनाने भारतीय जनता पार्टी डर रही है, जबकि ये लोग सीधे सीधे अपनी बिल्कुल। अमर अग्रवाल रहे हैं, क्यों जाते हैं वो राज्यपाल जी से मिलने? और रमन सिंह जी का जो ये जाने का था, ये जो इन्विटेशन, तो एक बहाना है जी। ये इनको वहां बुलाया गया था, ये अंदर खाने से खबर है। और उनको क्यों बुलाया गया था वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बात यही है कि एक जो कब इतना लेट, इतना देरी जो हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के आपसी सिरफटौल के कारण ही इतनी देरी हुई है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता भी जो है वो कमी नहीं काट सकते। वो तो अच्छी बात है कि इन्होंने बना लिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 6 महीने से ये 3 नाम हम सुन रहे थे। जी। उसके बाद भी आप देखिए, गुरु खुशवंत साहब जो है, उनको आपने कुछ समय पहले मंडल आयोग में भी किसी मंडल का या किसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था। अब उसके बाद अभी उनको मंत्री भी बना दिया गया। मतलब आप जानते हैं कि आप बलौदा बाजार मामला जो हुआ था उसमें आपकी कहीं ना कहीं गलती है, उसमें आप बैकफुट में है, उसको आप छुपाने के लिए ये एक राजनीतिक आपने स्टेप चला हुआ है। तो अगर यहाँ स्टेट के नेताओं की इतनी चलती ना, तो यहाँ राजेश मुणत जी या अजय चंद्राकर जी सीनियर नेता जो है खाली नहीं बैठे होते। ठीक है, ये केवल केंद्र की यहाँ चलती है, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे बीजेपी से, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ रुख करेंगे। शुक्ला जी, बिल्कुल आपके पास आएंगे। शुक्ला जी, जिस तरीके से 3 नए चेहरे जिनको आज स्थान दिया गया है, इनका जो अवसर मिला है, तो क्या कहेंगे? बीजेपी क्या संकेत दे रही है? कोई संकेत है क्या? नहीं, देखिए, क्योंकि आज उन्होंने शपथ ली है, बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी का, अब वो संघ का हो, सीएम का हो, पार्टी का हो, असली बात तो है, क्योंकि और भी विधायक थे। जो भी विधायक होता है, एमएलए होता है, वो सब मंत्री पद के लिए योग्य होता है। बिल्कुल। अब इन सब में से इन 3 को छांटा गया है। निश्चित रूप से पार्टी की एक अपनी रणनीति रही होगी, प्रदेश में और संगठन में और सत्ता में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य को लेके अलग अलग विचार, अलग अलग जो उसके दृष्टिकोण होते हैं, उनके आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि इतने ही पद रहेंगे, उससे ज्यादा को तो आप मंत्री बना नहीं सकते जी। क्योंकि सबके सब एमएलए योग्य हैं। जो पार्टी की विचारधारा है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। ये 3 भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अगर इन 3 को चुना गया है, तो उसके पीछे पार्टी का अपनी रणनीति के तहत संतुलन स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है आगामी चुनाव में पार्टी को उनकी तरफ से क्या भूमिका निभाई जा रही है, क्या योगदान दे रहे हैं पार्टी के लिए, वो कितने महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं को लेके कोई भी पार्टी अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करती है। अब सीएम की तो ये हिमाचल फॉर्मूला क्या है शुक्ला जी? हिमाचल फॉर्मूला क्या है? हेलो जी शुक्ला जी, आवाज आ रही है? अब देखिए,
आवाज आ रही है। हिमाचल फार्मूला है, देखो मैंने क्या बताया। अभी जो पहले आरोप हमारे मिश्रा जी ने लगाया था कि भाई संघ के आदमी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी संघ से निर्देशित होती है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से निर्देशित होता है। अगर हम हिमाचल को देखेंगे तो वहां गांधी परिवार का आधार होता है। तो संघ पे आरोप नहीं लगाने चाहिए कि भाई संघ की पसंद के हैं। संघ भी सामाजिक संगठन है, क्षेत्र देश में काम कर रहा है और आज की तारीख में सबसे बड़ा संगठन है, सबसे अधिक समाज सेवा में संलग्न है। जी। अगर उसके कोटे से कोई आदमी मंत्रिमंडल में आता है तो पहले तो वो विधायक है, लेकिन और भी तो बड़े मंत्री थे ना, और भी नेता थे, बड़े नेता थे, उनको दरकिनार किया गया है, नए चेहरों को जगह दी थी गई है। ये भी तो सवाल खड़े करता है। सुनिए, तो ये निश्चित रूप से सवाल खड़ा करता है, लेकिन हमने बताया कि हर पार्टी की एक अपनी रणनीति होती है। उस रणनीति के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। जो भी हम मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं वो हमारी पार्टी के लिए क्या योगदान देगा। भाई राजनीति में जो भी है, पार्टी हो, आदमी हो, विधायक हो, सांसद हो, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, चुनाव जिताना। जो आदमी दूसरी की अपेक्षा ज्यादा वेटेज रखता है उसको मंत्रिमंडल में लिया जाता है। अब उस संघ के माध्यम से हो सकते हैं, सीएम के माध्यम से हो सकते हैं, केंद्रीय स्तर नेताओं के माध्यम से हो सकते हैं, लेकिन ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें इस पर देखना चाहिए, आज इनको मौका मिला है, अब इनको काम करने का मौका दो। अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम सब बैठ के आलोचना करेंगे, आज कम से कम आलोचना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काम के बाद ही परखा जाएगा, ये कहना बिल्कुल आपका सही है। आलोक जी, जिस तरीके से 3 नए चेहरे शामिल किए गए, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि इससे ज्यादा जो नेता थे, पहले के जो नेता थे, उनको भी अवसर मिल सकता था, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी में गुटबाजी है? ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जिन 3 नेताओं या 4 नेताओं की यहाँ पे बात हो रही है या नाम लिया जा रहा है, तो मैं बता दूं, उन्हें पार्टी ने ऑलरेडी 3 बार विधानसभा में टिकट दिया, मंत्री भी बनाए हैं, 2-3 बार मंत्री बने हैं और विभिन्न पदों पर विभिन्न सम्मानजनक दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या नेता है या विधायक है या मंत्री है, वो सबसे पहले वो कार्यकर्ता ही है। तो पार्टी का जो आदेश है सर्वोपरि है। जिस तरह से पार्टी ने जिस योग्य उन्हें समझा, उस योग्य ने वो दायित्व दिया। और कोई भी पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में उनके पास एक नेतृत्व तैयार हो। तो क्या जो बड़े जो और नेता है वो योग्य नहीं है? देखिए, सभी योग्य है। मैंने फिर से कहा आपको, हर कार्यकर्ता योग्य है। पार्टी उस बात को ज्यादा अच्छे से समझती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों में समझती है कि किसे हमें किस वक्त पूर्ण जिम्मेदारी देनी है, तो वही उसी तरह से जो पार्टी वो हमारी माँ है, संगठन हमारी माँ है, उसके अनुसार हमें वो जिम्मेदारी दी जा रही है, उसके अनुसार हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो समय आने पर जिन्हें आप जिनके नाम ले रहे हैं उन्हें भरपूर अवसर दिया गया है। अगर लगातार किसी भी एक ही व्यक्ति को अवसर दिया जाए तो वहां पर मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी नहीं है, एक व्यक्ति, उसके बाद उनके परिवार, उनके बाद आगे। लेकिन आलोक जी 14 मंत्रियों की नियुक्ति को भूपेश बघेल अवैधानिक बता रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं सुन नहीं पाया आपके प्रश्न को, फिर से दोहरा दीजिए। 14 मंत्रियों की संख्या को भूपेश बघेल असंवैधानिक बता रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, अगर भूपेश बघेल जी को ऐसा लगता है तो जो न्यायालय के दरवाजे हैं उनके लिए खुले हुए हैं। वो किसी भी न्यायालय में जाकर के दरवाजा खटखटा सकते हैं, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए खटखटाया था और वहां से मुट्ठी खाने के बाद में फिर अभी तक वो हाई कोर्ट नहीं पहुंचे हैं या सेशन कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। तो न्यायालय के रास्ते जो उनके लिए खुले हुए हैं। अगर उन्हें किसी तरह का संतोष लगता है या किसी तरह की असंतुष्टि है या उन्हें लगता है कि न्यायोचित काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभिमन्यु जी मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई जवाब है उनके पास? जी वैशाली जी, क्या है भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की जो एक आदत है उसको से मुस्कुरा देती। क्या है, इनके ऊपर जब आरोप कोई भी लगाता है ना तो उसके टेरिटरी पे चले जाते हैं कि फिर आपका क्या है, तो ये है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया, इनके एक आरोप झूठे सिद्ध होने वाले हैं। उसके अलावा जो एक आरएसएस की संलिप्तता की जो बात है सबसे बड़ी ये है, क्योंकि आरएसएस के सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वो शुरुआत से ही एक बहुत ही संदिग्ध संगठन रहा है। आज तक उनने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो अपने क्रियाकलापों की जानकारी आपको सरकार को देनी होगी। उसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्त आरोप आरएसएस पे था। इसी वजह से ऐसा संगठन, अगर ऐसे संगठन के दिशा निर्देश पे कोई अगर पार्टी देश में चल रही है
तो ये बहुत खतरनाक है, ये संविधान के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है और देश के नागरिकों के अपने मूल्यों के लिए, उनके अधिकारों के लिए खतरनाक है। तो ये जो संगठन आरएसएस के ऊपर हमारा आरोप हमेशा रहता है, वो इस वजह से रहता है क्योंकि आजादी के पहले से ये संगठन बना हुआ है और आज तक इतने संदेहास्पद इसके जो क्रियाकलाप रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर सवाल निशान हमेशा से उठते आए हैं और इसीलिए इनको सरदार पटेल ने बैन भी किया था, जिनको ये आज अपना नेता मानते हैं। लेकिन सरदार पटेल ने जिनको बैन किया था उनकी बात में चलते हैं और जनता को दिखाते हैं कि हम सरदार पटेल के अनुयायी हैं। बिल्कुल, लेकिन अब अभिमन्यु जी अगर इस बैन की बात पे जा रहे हैं तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की अब आवश्यकता नहीं है, आजादी मिल चुकी है, उसके बावजूद इस पार्टी का विघटन करना है। महात्मा गांधी जी की हत्या में महात्मा गांधी जी कतल देंगे, आरएसएस की लेकिन नेहरू जी ने अपने राजनीतिक विलास के लिए सावरकर भी थे कि नहीं थे। जो गांधी की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसमें आरएसएस उसमें विनायक सावरकर पार्टी आज तक आजादी की लड़ाई को नहीं होता और राजनीतिक पार्टी के रूप में देश में मौजूद करती है। उस पार्टी में एक बात बता दूं, आज हमारे जो दर्शन के बड़े बड़े नेता थे, उस समय आपके शासन में मंत्रिमंडल हुआ करते थे। इतने ऐसा नहीं है, कोई संगठन है। देखिए एक एक करके बोलिए, देखिए दोनों से कहेंगे, एक एक करके बोलिए तो समझ में आएगा, एक एक करके बोलिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके बोलेंगे तो जो है हम भी समझ पाएंगे, दर्शक भी हमारे समझ पाएंगे। मैंने वही कहा, जो संस्था पंजीयन कराने से डरती है, जो संस्था गांधी की हत्या में सम्मिलित होने का आरोप है, जिस संस्था से नाथूराम गोडसे जुड़े हुए, जिस संस्था से विनायक दामोदर सावरकर जुड़े हुए, उस संस्था को अगर देश प्रेमी संस्था बताएंगे, 1926 में बनी संस्था थी, 25-26 में बनी थी, 20-21 साल तक क्या किया? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को तो गोली मार दी, बिल्कुल 50 साल 70 साल में जितनी भी ये संगठन शुरू संदेहास्पद है। अभी मैं कह रहा हूँ कैसा क्या क्रियाकलाप करते हैं जो आज तक आप अपना पंजीयन नहीं करा पाए या कराना चाहते नहीं है। बिल्कुल, तो पंजीयन कराने ठीक है। छोटा सा जवाब, बिल्कुल छोटा सा जवाब आलोक जी, छोटा सा जवाब आलोक जी, छोटा सा जवाब। देखिए, जब भी कोई आपदा आती है देश में तो यही वो संगठन है तो उन लोगों की रक्षा के लिए खड़ा होता है। संगठन है, पंजीयन करा, कोई भी आपदा आ जाए तो ये संगठन ही खड़ा होता है और आप इन पे आरोप लगा रहे हैं। देश इसके लिए सारे तमाम काम करने के लिए आपको किसी को रजिस्टर्ड होने की क्या आवश्यकता है? आप भी अभिमन्यु जी कहीं कभी जाएंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए बिल्कुल आप दोनों की बात, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन समय अब ये कह रहा है कि ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी में 3 नए मंत्रियों के जरिए भविष्य की राजनीति को साधने के लिए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने दुर्ग, रायपुर और अंबिकापुर संभाग में नए विधायकों को मंत्री बना दिया गया। 3 नए विधायकों को मंत्री बनाकर भाजपा अब नई राजनीति में कदम रखना चाहती है। तो हमारे आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।